नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान, 4 जुलाई को अधिसूचना, 5 अगस्त को मतदान और नतीजे। प्रधानमंत्री की गौरक्षकों को चेतावनी, हाथ में नहीं लें कानून, राहुल गांधी ने कहा, देरी से आया बयान। जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी कांग्रेस समेत कई दल, कहा आधी रात को सेंट्रल हॉल में सिर्फ स्वतंत्रता से जुड़े कार्यक्रम, वित्त मंत्री की फैसले पर पुनर्विचार की अपील। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 4 किसानों ने दी जान, सीहोर में परिजनों ने कहा कर्ज नहीं चुका पाना बना वजह, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश का ट्रेलर रिलीज, आजादी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाने की कोशिश। 28 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में आज बात होगी किस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है और जो होना है उसकी आज अधिसूचना को लेकर साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त की तारीख दी है, जबकि उस दिन मतदान होगा और मतगणना भी। साथ ही साथ अधिसूचना 4 जुलाई को जारी होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके अनुसार मतदान 5 अगस्त को होगा। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। उसी दिन वोटों की गिनती होगी। मतदान का समय सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक। डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शैल बी टेकन इज आल्सो 5 अगस्त 2017, दैट इज सैटरडे। उपराष्ट्रपति के लिए 4 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 18 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 19 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य मतदान करते हैं। दोनों सदनों की सदस्य संख्या 790 है, लेकिन कुछ सीटें खाली हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा होगा, अतः निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्ठापूर्वक मत की गोपनीयता को बनाए रखें। The Vice President is elected by the members of the Electoral College, consisting of members of both houses of Parliament, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वो 2 कार्यकाल से इस पद पर हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति चुनाव पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, बिजनेस स्टैंडर्ड से पॉलिटिकल एडिटर अदिति फर्नीसन। दीदी, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा शुरू हुई और उसके बाद हम जानते हैं कि बैक टू बैक की चुनाव, अब जब आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया सूचना की तारीख, मतदान की तारीख, कैसे आप देखती हैं? क्योंकि जिस तरीके की बनावट है इस वक्त संसद के अंदर, उसमें संख्या बल के लिहाज से और जो विपक्ष की एकता है, अगर उस नज़रिए से देखें तो मेरे ख्याल से ये तो एक सेटल्ड सवाल है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों हाउसेस के सदस्य मिलके उनको चुनते हैं और इस समय जो संख्या है उसमें मेरे ख्याल से जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो रूलिंग अलायंस है, उसके संपर्क के लोग कम हैं। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का एक बहुत ही अनूठा रोल है। एक उनकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत विस्तृत है। वो सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और उसके चलते उनके ऊपर, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सदन को चलाना और ख़ास तौर से एक ऐसे सदन में
जहाँ की बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। और हम परंपरागत राज्यसभा में जो एमपीज़ होते हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, थोड़े अनुभवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। आज की तारीख में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो खैर हैं ही, अगर आप ऑपोजिशन को देखें तो बहुत बड़े बड़े लोग उस हाउस में हैं। तो इसके चलते जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं और जो सदन के चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो, उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी उतने ही जानकार हों संविधान के रूल्स के, रेगुलेशंस के, कन्वेंशंस के, ताकि अगर कोई सवाल उठता है तो वो उसका ठीक ठाक जवाब दे सकें। मिस्टर हामिद अंसारी का तो करियर बहुत ही मतलब एक ऐसा करियर है जो कि बहुत कम लोग उसकी चोटी को मैच कर सकते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने जीवन में वो एक ऐसी उपलब्धि है जिसका हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए। और जिस तरीके से, क्योंकि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसमें विधानसभा से लेकर और संसद तक के जो सदस्य हैं वो उसमें वोटिंग के हकदार होते हैं, लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति में जो है पद वो दूसरी क्योंकि जिम्मेदारी है पद भी और पदेन जो अध्यक्ष राज्यसभा के होते हैं। ऐसे में जो स्टेट है संवैधानिक तौर पर क्या वजह रही होगी कि जब स्टेट के वोटिंग के जो मैं कहूँ कि एमएलएज या फिर जो विधायक हैं उनको इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया और एज अ स्टेट एक सभापति का एक नॉमेनक्लेचर भी है वो डिफरेंट है लोकसभा से। जी हमारे संविधान की पूरी जो स्कीम है उसके तहत राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स माना जाता है। तो चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव स्टेट्स एक इलेक्टोरल कॉलेज के चलते करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर उनको वेटेज मिलती है और वो अपना जो मत है वो दूसरे कैंडिडेट के नाम से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं जी। तो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, उसके चलते वो वोटिंग होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी सहज है और सरल है और इसमें कोई पेचीदा चीज़ नहीं होती है। तो जब तक डेट सामने आएगी नोटिफिकेशन की, मेरे ख्याल से 4 जुलाई, तब तक पता ही लग जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति होने वाला है, क्योंकि नंबर्स और इसमें जो राज्यसभा में जो चयन होकर जो सांसद आते हैं वो एक जो प्रथा थी, मैं कहूँ जो इसके पीछे मूल आधार रहा होगा संविधान में कि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पार्टी असल में वहाँ नहीं होती है, पार्टी लाइन तो फिर बाद उसका अधिक इसको जोड़ा गया है और शायद इसीलिए ये मान लिया गया कि सभी जब राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं तो उसमें फिर राज्यों के जो चुने हुए विधायक हैं उस वोटिंग में उनकी ज़रूरत नहीं है। जी, यही सोच थी और चूँकि राज्यों को शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो यहाँ पर केवल दोनों हाउसेस मिलके और वोटिंग करते हैं एमपीज़। जी, और आमतौर पर यहाँ पर पार्टी लाइन नहीं होती, व्हिप क्योंकि जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी एकता या सहयोगी दलों के लिए ताकत दिखाने का एक और मौका। निश्चित रूप से कोई भी चुनाव होगा तो वहाँ पर एक तरह से राजनीति तो होगी ही, और राजनीति में एक विपक्ष होगा और एक पक्ष का होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस समय राज्यसभा में रूलिंग अलायंस की मेजॉरिटी नहीं है। धीरे धीरे करके शायद कुछ समय बाद हो जाए, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का चयन बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही एक ऐसे आदमी का चयन होना चाहिए जो कि पूरी तरह से सरकार का भी ना हो और पूरी तरह से विपक्ष का भी ना हो, और संवैधानिक लिहाज से तमाम जो बातें होती हैं उसका एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छी नॉलेज है। वो तो मतलब अंग्रेजी में कहते हैं गोज विदाउट सेइंग। हम लोगों को जब हम लोग ऊपर प्रेस गैलरी से नीचे देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि शायद अध्यक्ष के सिर के पीछे
उनकी आंखें होंगी क्योंकि उनको लगातार एक देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है, वो क्या चाहती है और उसके पीछे क्या मंशा है, और सबको उतना बराबर का मौका उन सब चीज़ों को हैंडल करना। बिल्कुल बहुत ही मतलब इतनी पेचीदा संवैधानिक सवाल उठते हैं, तो उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं, आप किस तरह से आकलन करते हैं, ये सब चीज़ें, इन सब के प्रति संवेदनशील होना और जानना कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर आपकी जो रूलिंग है वो इतिहास में चली जाती है। तो उस समय अगर आप लड़खड़ा गए तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। बहुत रोचक होगा, इंटरेस्टिंग मैं कह सकता हूँ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जिसकी आज घोषणा आयोग ने की है, 4 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और 5 अगस्त को मतदान और मतगणना। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। I think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. कांग्रेस जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले समारोह में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस ने जीएसटी का समर्थन किया है, लेकिन इसकी खामियों और कार्यक्रम के समय को लेकर उसने आपत्ति जताई है। आरजेडी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की रात संसद में होने वाले विशेष समारोह में शामिल होने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इस मसले पर चर्चा की। इसके बाद फैसला लिया गया कि कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं वो आजादी से जुड़े हुए और आजादी की खुशियां मनाने में और आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं। कांग्रेस ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की दूसरी वजह भी गिनाई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकार किसानों की बदहाली और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर गंभीर नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों और दलितों की
जो हत्याएं हो रही, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार को एक्शन लेती है। वाम दलों समेत कई दल भी इस समारोह में शामिल होने को लेकर असमंजस में हैं। टीएमसी के बाद डीएमके ने भी समारोह में नहीं जाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीएसटी के जल्दबाजी में लागू करने के खिलाफ हैं। But there is no need to hurry about it. But they listen to no one and they are going ahead. As a mark of protest, the TMC will not attend the midnight session called on 30th June night. इधर सरकार जीएसटी लॉन्चिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है। बुधवार को रात 10 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्चिंग की रिहर्सल की। इस दौरान जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया गया। जीएसटी लागू करने का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को रात 11 बजे शुरू होगा। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर संसद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल न होने वाली पार्टियों से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि जीएसटी अकेले सरकार का फैसला नहीं है, इसमें सभी 31 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और इस पर व्यापक चर्चा और फैसले की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में सभी को इस मौके पर साथ आना चाहिए। We believe this is probably the single most important taxation reform in the last 70 years, and I'm sure it will prove beneficial both to the economy and to the country itself. I hope every political party will reconsider and revisit its decision and be a party to the launch of a massive reform to which they have been themselves privy to. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या को कभी भी मंजूर नहीं किया जा सकता और किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने चरखा चलाया और महात्मा गांधी के नए स्केच का अनावरण भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रेसकोर्स ग्राउंड पर सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करने में जुटी है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेक योजनाएं भारत सरकार ने गरीबों के लिए की। हमारा सपना है 2022 तक हिंदुस्तान के हर उस परिवार को अपना मकान हो। ये सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाद में आजी डैम पर जल और सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को नाकाफी बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये देरी से आया बयान है। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से 4 किसानों ने कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या कर ली। इसमें किसानों ने मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में खुदकुशी की। सीहोर में इस महीने में ही 9 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं मंदसौर और होशंगाबाद जिले में एक किसान ने जान दे दी। प्रशासन इन सभी मामलों की जांच कर रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का दावा है कि राज्य में जून के महीने में ही 40 किसानों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन राज्य सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। उधर राजस्थान के भरतपुर में किसान ने अपने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग गोरखालैंड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। बर्दवान में उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगी। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में चल रहे आंदोलन की नीयत पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कलिम्पोंग में सर्वदलीय बैठक की, जिसमें गोरखालैंड की कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। जीजीएम ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती ये बंद चलता रहेगा। इस बीच दार्जिलिंग में 21वें दिन भी प्रदर्शन हुए। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में जगह जगह जुलूस निकाले गए और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। 2 प्रदर्शनकारियों की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मारे जाने की जांच कराने की भी मांग की गई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी अवरोध हुआ। पहले आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक कपिल मिश्रा, बाद में बीजेपी विधायक को मार्शल्स ने बाहर निकाला। दिल्ली में विधानसभा में गुरुवार को शिक्षा से जुड़े 2 प्रस्ताव के साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों में अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही सीटों की संख्या को दोगुना करेगी। आज मैं सदन को रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूं कि जिनका जिक्र शायद अलका जी ने भी किया कि लगभग सवागुनी कैपेसिटीज हम इन संस्थाओं की कर चुके हैं और हमारी तैयारी बहुत तेजी से है। अगले 1 साल में हम इनकी कैपेसिटी दोगुनी कर चुके होंगे। केंद्र ने कर्नाटक को सूखा राहत के लिए 795.54 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे उन किसानों की मदद होगी जिनकी पिछले साल सूखे के चलते रबी की फसल बर्बाद हो गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली समिति ने इसका फैसला लिया। राज्य सरकार ने 3,310 करोड़ रुपए की मांग की थी। कर्नाटक लगातार 3 साल से भयंकर सूखे की चपेट में था। इस साल 6-7 जिलों को छोड़ बाकी जगहों पर अब तक अच्छी बारिश हुई है। आज़ादी के आंदोलन से जुड़े अध्याय अब फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और इस कड़ी में राज्यसभा टीवी ने आज़ाद हिंद फौज के 3 सेनानियों पर 1945 के मशहूर लाल किला ट्रायल पर फिल्म का निर्माण किया है। आज फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म का निर्देशन जाने माने निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दृश्य है फिल्म रागदेश के ट्रेलर का। फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 3 सेनानियों मेजर शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल पर चले ऐतिहासिक लाल किला मुकदमे की कहानी फिल्माई गई है। राज्यसभा के सचिव डीबी सिंह और फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने फिल्म के बारे में जानकारी दी। तो एक फिल्म के लिए पहली चीज है एंटरटेनमेंट और एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छी कहानी। तो हम लोगों को लगा कि इसके अंदर हिस्ट्री भी है और इसका प्लॉट भी है और एक ऐसा चैप्टर है जो इस देश के लोगों को जानने की रुचि होगी। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई इवेंट्स में जो इवेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड, उस पर कोई भी फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं बनी। तो एक फीचर फिल्म की तरह से राज्यसभा टीवी का बनाने का एक बड़ा सराहनीय काम है ये। ट्रेलर रिलीज के मौके पर कई हस्तियां और पत्रकार मौजूद थे। फिल्म का निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया है। उन्होंने फिल्म निर्माण के दौरान आई चुनौतियों का जिक्र भी किया। तो इतिहास को बिल्कुल सच्चे ढंग से पेश किया गया है और असली बात है कि ये पूरा दौर था वो अपने आप में इतना ड्रामेटिक है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करने की एज ए राइटर मुझको मेरे कोलीग्स को जो राइटर जिन्होंने मेरे साथ लिखी है फिल्म, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म में कुणाल कपूर ने मेजर शाहनवाज खान, अमित साध ने कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मोहित मारवा ने कर्नल प्रेम सहगल की भूमिका निभाई है। कुणाल कपूर और अमित साध इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के यॉर्कशायर से जुड़े। अभिनेताओं ने फिल्म निर्माण के दौरान अपनी यादें साझा की। It was a great learning experience for me. It was not just learning the craft of acting and filmmaking from Tigmanshu Dhulia, because I'm still a very new actor, but also learning about this subject. You know, I realized that it's such a powerful story that it needs to go out there. People need to hear this. Feeling slightly shamed at the fact that, you know, we didn't know enough about such an important part of our history. And I feel like a movie like this is really, really important. Firstly, not only is it very entertaining, not only is there lots of drama, action, everything that a good film has, but at the same time, it's, you know,
highlighting such an important part of our history. एक अलग सी एनर्जी जागृत हुई, एक अलग सा पैशन, एक अलग सा देश के लिए प्यार, और कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि यार हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इतने खो जाते हैं कि वी काइंड ऑफ हैव फॉरगॉटन ऑल these contributions. मेरी तो हिमांशु भाई से लगभग 1 बजे के आसपास बात हुई कि क्या हो गया, कैसे होगा, तो नोट बंद हो गए सब। मैंने कहा नहीं, देखते हैं सुबह क्या होगा। तो 1 आध दिन तो चला, बट 250 से 300 लोग, रहना खाना पीना सारा शेड्यूल जैसे हम लोग देख रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि सब ने मिलकर इसमें साथ दिया। फिल्म 28 जुलाई को देश भर में रिलीज होगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।